क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। आज आपको एक नया चैप्टर समावयवता, जिसको हम अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म, देखिए समावयवता की जो इंग्लिश है वो आइसोमेरिज्म है, जिसमें आइसो का मतलब होता है सेम और मेरस जो इसमें है मेरिज्म आया, मेरस से मिला और मेरस का मतलब होता है पार्ट। मेरस का मतलब पार्ट यानी समान भाग। समान भाग शाब्दिक अर्थ समावयवता का ये हुआ कि समान पार्ट होना चाहिए, सेम पार्ट। और इस समावयवता जो शब्द आया, इसकी वास्तव में सबसे पहले समावयवता शब्द का प्रयोग जिस वैज्ञानिक ने किया वो है वर्जीलियस। वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले समावयवता का शब्द का प्रयोग 1815 ईस्वी के आसपास किया। और इसीलिए वर्जीलियस को जो है तमाम खोज के लिए आज हम रसायन विज्ञान का ग्रैंडफादर माना जाता है वर्जीलियस को। तो वर्जीलियस ने समावयवता की जो खोज की, अब ये देखा जाए कि वास्तव में समावयवता क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक, दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, जिनका अणुसूत्र समान होता है, किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, परस्पर समावयवी कहलाते हैं। और इस परिघटना को समावयवता कहा जाता है। इस परिघटना को समावयवता कहा जाता है। तो ये परिभाषा होगी। अगर ये पूछा जाएगा कि समावयवता से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा कि दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न हों, परस्पर समावयवी कहलाएंगे। और इस परिघटना को, इस फेनोमेनन को हम जो नाम देंगे वो क्या होगी, समावयवता होगी। अब देखा जाए जैसे कि अणुसूत्र का क्या बोल दिया गया, समान होता है। उदाहरण के लिए इसको देखा जाए कि तो एक अणुसूत्र हम ले लेते हैं C2H6O। मान लीजिए किसी कार्बनिक यौगिक का ये कोई अणुसूत्र होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, किसी भी कंपाउंड का हो सकता है। जनरली ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो CH3 CH2OH, जिसको हम लोग कहते हैं एथिल एल्कोहल कहा जाता है। और दूसरा कंपाउंड जो इसका होगा, जो यही सूत्र रिप्रेजेंट करेगा सेम, वो होगा हमारा CH3OCH3, जिसका नाम है डाईमेथिल ईथर। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो जिसमें भी कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 3, 2, 5, 1, 6, ऑक्सीजन कितनी है, 1, यानी C2H6O इसका अणुसूत्र हुआ। इसी प्रकार का डाईमेथिल ईथर के अंदर भी कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितना है, 1, यानी वही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड, एक कंपाउंड आपका फर्स्ट हुआ और एक कंपाउंड आपका सेकंड हुआ, दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए
तो इस प्रकार से देखिए, अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से O और H, इस प्रकार से एथिल एल्कोहल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जा सकता है वो ऐसा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से डाई मेथिल ईथर का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जा सकता है वो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए इस प्रकार से, ये दोनों का मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया। अब दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला में अगर देखा जाए तो इंटरनल लिंकेज जो होता है, आंतरिक बंध, आंतरिक बंध, हमें हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। हाइड्रोजन तो कार्बन की संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। हमें आंतरिक बांध कौन सा मिला? CCO। यहाँ पर कौन सा बांध मिल रहा है? CCO। लेकिन अगर यहाँ देखें तो आंतरिक बंध में अंतर है। यहाँ COC आंतरिक बंध है, इंटरनल बॉन्ड है, जबकि इंटरनल बॉन्ड यहाँ क्या है? CCO है। तो समावयवता में कहीं न कहीं आंतरिक बंधों में अंतर हो जाता है। आंतरिक बंधों में जब अंतर हो जाएगा तो इनके गुणों में अंतर आ जाना स्वाभाविक हो जाता है। अब जैसे एथिल अल्कोहल निश्चेतक नहीं होता, जबकि ईथर में निश्चेतना, इसकी वाष्प को सूंघने से निश्चेतना आ जाती है, तो इनके गुण भिन्न भिन्न हैं। एल्कोहल शराब का मुख्य अवयव होता है। इथाइल अल्कोहल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वाइन, जबकि ईथर निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है एज एनेस्थेटिक। दोनों के गुणों में अंतर है, लेकिन अंतर का कारण क्या है कि आंतरिक बंधों में भिन्नता का होना। इसमें आंतरिक बंध CCO, जबकि इसमें आंतरिक बंध COC है। इस प्रकार से समावयवता को हम एक उदाहरण द्वारा हमने परिभाषित किया। समावयवता क्या होती है? वास्तव में समावयवता को इस प्रकार से याद रखिए कि जो समावयवता है, जिसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, ये वास्तव में मेनली दो टाइप की। पहला नंबर संरचनात्मक समावयवता होगी, जिसको हम अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरा त्रिविमीय समावयवता। त्रिविमीय समावयवता अंग्रेजी में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समावयवता को अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, देन आंसर विल बी 2 टाइप। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समावयवता है। इसको कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2 टाइप हो गई। लेकिन संरचनात्मक समावयवता आगे चल करके श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता और चलावयवता, जिसका एक नाम कीटोइनॉल समावयवता भी है। कीटोइनॉल समावयवता के नाम से भी ये जानी जाती है। तो इंग्लिश में इसे चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, इसे पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसे मेटामेरिज्म और इसे टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो संरचनात्मक समावयवता को मुख्य रूप से हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 5 भागों में, इस प्रकार से। लेकिन त्रिविमीय समावयवता मेनली 2 टाइप की होगी। पहला नंबर
ज्यामितीय समअवयवता, ज्यामितीय समअवयवता, अंग्रेजी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, लेकिन इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी समअवयवता होगी प्रकाशिक समअवयवता, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाशिक समअवयवता, जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर हम समअवयवता का क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण देखें, तो मुख्य रूप से समअवयवता कितने भागों में बांटी गई? 2 भाग में। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड अदर इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म।